हेलो ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएपीएफ एसी 2022 एग्जाम के बारे में। 10 मंथ सेल्फ स्टडी प्लान, ये पेपर वन का वीडियो होगा। इसमें हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे पेपर वन के बारे में, और इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बात करेंगे पेपर टू के बारे में। जैसा कि आपको पता है, मैंने अभी ऑलमोस्ट 20-25 दिन पहले एक वीडियो डाला था। अनफॉर्चुनेटली हम पेपर टू की वीडियो नहीं डाल पाए, तो मुझे लगा कि हम कंप्लीट 10 मंथ की स्ट्रेटेजी प्लान डालते हैं, किस तरीके से आप जो है इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक बात लिखी है, गारंटीड सिलेक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है और इस वीडियो को स्किप नहीं करना है आपको, क्योंकि एक एक चीज जो इसमें आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सच्ची है। बहुत एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ। सभी की सभी बुक लिस्ट सब कुछ पेपर वन में आपकी जो भी चीजें आती है ना, उसका सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्किप मत करना कहीं पे भी, और एंड तक इस वीडियो को देखना है। पार्ट टू भी इसका जो है आज शाम को ही मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, क्योंकि फिर वही बीच में 2-4 दिन का गैप आ जाता है, तो चीजें सही नहीं रहती। ठीक है, तो चलिए पेपर वन के बारे में इसमें हम सब कुछ चीजें डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस ईयर कहाँ से करने, क्या करना, सब कुछ A to Z। और फ्री वीडियोस मैंने डाले हैं उन बच्चों के लिए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और इंटरनेट से देख के वन ऑफ द बेस्ट वीडियो जो अवेलेबल है पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, वो भी मैंने इसमें डाली, तो उनको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो शाम को ही आ रही है आपकी पेपर टू के रिगार्डिंग। इसमें सब कुछ पेपर टू के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं एक यहाँ पे एक कोट मैंने लिखा है, पीड़ा से बड़ा शिक्षक और कोई नहीं होता, और ये बहुत सच बात है। जितने भी लोगों ने सीएपीएफ 2021 का एग्जाम दिया है, या कभी भी कोई भी एग्जाम आपने दिया है, सीएपीएफ को छोड़ दीजिए, आप कोई भी एग्जाम दिया है लाइफ में, आप कभी भी फेल हुए हो, जरूरी नहीं कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फेल हुए हो, कहीं पे भी आपने अगर फेलियर का एहसास किया है, तो डेफिनेटली आपको पता चला होगा कि पीड़ा से बड़ा शिक्षक कोई नहीं होता। जब मान लो आप एग्जाम आपने दिया बट आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आया, या फिर आपका रिटर्न एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके बाद आपको लगता है, खुद आप सेल्फ एवेल्युएशन में चले जाते हो, आपको कहीं ना कहीं खुद ही लगता है कि हाँ यार, मैंने उस लेवल की मेहनत नहीं की थी जिस लेवल की मुझे करनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये एहसास आपको होते लाइफ में। तो एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। ऑलमोस्ट 10 महीने का टाइम है, पूरा 10 महीने, 303 दिन है आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके पास। इन 303 दिन का आपको जो बहुत अच्छे से यूज करना है, और फाइनली आप अपने ड्रीम को अचीव कर पाएंगे। सबसे पहले डाउट बहुत बच्चों के मन में ये आता है कि हम कोचिंग करें या नहीं करें। ठीक है, देखिए पहला मेरा स्टेक कोचिंग के ऊपर कुछ और था। ठीक है, आज भी स्टेक तो वही है कि पेपर जो क्रैक होगा सेल्फ स्टडी से आप 200% कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और सेल्फ स्टडी ही करनी है आपको, कोचिंग के बाद भी आपको आफ्टर ऑल सेल्फ स्टडी के ऊपर ही आना है। तो इस वीडियो के एंड में आपके ये डाउट भी क्लियर हो जाएंगे कि आपको कोचिंग करनी है या नहीं करनी। तो मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ, विदाउट स्किपिंग दिस वीडियो, प्लीज एंड तक आप जरूर देखिए। ठीक है, बाकी मेरा स्टेक हमेशा ये रहता है कि आप खुद से तैयारी करिए, और कोचिंग की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप देखिए, बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो बिल्कुल फ्रेशर होंगे, उनको कोई आइडिया नहीं होगा इस एग्जाम के बारे में। तो विद इन 2 मिनट्स के अंदर अंदर जो बेसिक चीजें हैं वो सब के सब जो है हम क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक जो है आप कर सकते हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ। ये जो डेट मैं मेंशन कर रहा हूँ, इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। बच्चे बार बार में वही अगेन बच्चों वाले क्वेश्चन पूछते हैं, सर मेरी डेट फलानी है। यार आप ये 2 डेट्स मैंने आपको दे दी है, इनके बीच में अगर आपका आता है तो ठीक है, नहीं आता तो यू आर नॉट एलिजिबल, राइट। जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, अगर आपका जन्म 2 अगस्त 1997 से लेके 1 अगस्त 2002 के बीच में अगर हुआ है, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। ओबीसी की अगर बात करूं तो 2 अगस्त 1994 से लेके 2002 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सीएपीएफ एसी 2022 एग्जाम के बारे में, राइट। उसके बाद तीसरा है आपका SC ST, जितने भी लोग 2 अगस्त 1992 से लेके, और ये मैं नोटिफिकेशन का बता रहा हूँ आपका एडवांस में, जो आपका आएगा ना जो अगले साल, उसके बेसिस पे ही बता रहा हूँ, बट क्योंकि डेट्स तो सेम रहती है, थोड़ा थोड़ा चेंज उसमें होता है एग्जाम वाइज। ठीक है, तो ये कंफर्म डेट है, डोंट वरी अबाउट दिस। 2 अगस्त 1992 से लेके 2002 तक के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करूँ या एक्स सर्विसमैन की बात करूं, तो आपकी कैटेगरी जैसे कोई भी हो, मान लो फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, तो उनकी टोटल एज जो है वो होगी 33 ईयर्स। 28 ईयर्स तक जो है ओबीसी के अंदर दे सकते हैं, प्लस 5 ईयर का रिलैक्सेशन, 33 ईयर तक जो है दे सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट में कमेंट करके पूछेंगे, सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है। देखो इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, इसलिए मैंने डेट्स मेंशन कर दिया। और मैं सच बता रहा हूँ, आपका ऑफिसर बनने वाले थोड़ी सी बुद्धि का जो है इस्तेमाल किया कीजिए। अब कोई बच्चा मान लो ओबीसी से है, ठीक है, अगर वो ये लिख रहा है कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है 4 सितंबर 1994 है,
तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? अब ऐसे ऐसे स्टूपिडिटी वाले क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है 2 अगस्त 1994 के बाद ही आता है ना 4 सितंबर, तो आप ऑब्वियसली एलिजिबल हो, इसमें पूछने की बात ही नहीं है कोई। तो इस तरीके के क्वेश्चन अवॉइड किया कीजिए। जेन्युइन अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछिए, ताकि मैं उसका अच्छे से रिप्लाई कर पाए। मेडिकल की अगर बात करूं तो 3 क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जो मेजरली हैं, जिनमें बच्चों को पता नहीं होता है, बाद में आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। मेल्स कैंडिडेट के लिए जो आपकी मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट 164.5 भी है या 8 भी है तो मत करो तैयारी। मैं हाथ जोड़ रहा हूं सबसे, मत करिए तैयारी, आपको तुरंत बाहर कर देंगे वहां पे, ठीक है। जितने लोग 167 प्लस हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग 200% इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। 166 वाले भी चलेंगे, बट कई बार ऐसा होता है हम 165 जो मापते हैं, आपने देखा होगा ना यूपीएससी के, जैसे हम कोई भी आंसर की से मापते हैं तो हमारे 110 नंबर बनते हैं, बट यूपीएससी की जब किया आती है तो 100 से नीचे चले जाते हैं। सेम चीज यहाँ पे है, आपकी हाइट आप अपने अकॉर्डिंग मापते हो, लेकिन वहां के क्राइटेरिया कुछ और होते हैं। तो 166 अगर आपकी है तो इट इज फार बेटर, बट ठीक है 165 तक भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चश्मे की अगर बात करूं, आई साइट -+4 डायोप्टर तक जो है आप अलाउड है आपके एग्जाम में बैठना। उसके ऊपर जो है अगर आपकी आई साइट है तो वो एलिजिबल आप नहीं हो, ठीक है। और उसके बाद कोई मेजर फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, बाकी टैटू वैटू सब ये हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। 600 मार्क्स का बेसिकली आपका एग्जाम होता है, 3 स्टेज में कंडक्ट करवाया जाता है एग्जाम। स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जाम होता है, 2 पेपर होते हैं, सेम डे हो जाते हैं। स्टेज 2 में आपका जब आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई आप कर लेते हो तो आपको पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल में वही रेस वगैरह होती है आपकी, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, ये सब, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो होता है स्टेज 2, ये क्वालिफाइंग होता है, इसमें आपको कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं। देन आपका थर्ड स्टेज आती है इंटरव्यू की, इसमें आपके 150 मार्क्स जो है वो रहते हैं, ठीक है। तो 450 मार्क्स जो है आपके रिटन एग्जाम के हैं, 150 मार्क्स जो है आपके इंटरव्यू के हैं, तो दोनों मिला के आपके जो है टोटल 600 मार्क्स आपके बनते हैं, ठीक है। आगे अगर फर्दर में डिवाइड करो इसको, रिटन एग्जाम को 450 मार्क्स को, तो 2 पेपर होते हैं। एक होता है पेपर 1 मॉर्निंग के अंदर, एक होता है पेपर 2 इवनिंग के अंदर। पेपर 1 जो है 250 मार्क्स का होता है आपका, जिसके अंदर 125 क्वेश्चन आपके आते हैं, 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन होता है, और 10 बजे से 12 बजे तक ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। उसके बाद 2 घंटे का गैप रहता है, आप अपना लंच करिए वगैरह, जो भी आपको करना है वो करो। उसके बाद आपको 2 बजे दोबारा से जो है एक दूसरा एग्जाम में बैठना है, सेम मतलब पेपर दूसरा है, 200 मार्क्स का पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर होता है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में। तब तक जो है आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है, ठीक है। 2 से लेके 5 बजे तक ये पेपर हो जाता है। अब बात करते हैं पेपर 1 के बारे में, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। ये इस पेपर का जो है नाम है, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। 250 मार्क्स का जो आपका होता है, और इसमें जो है आपको 125 क्वेश्चन सोल्व करने को मिलते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो ये टोटल सब्जेक्ट है, इन सब सब्जेक्ट से एक क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं आएगा। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथ एंड रीजनिंग, करंट अफेयर और एनवायरनमेंट आपका, ठीक है। तो इन सब जो आपके सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे डाले, इन सबका जो है अलग अलग लेवल है, कितने कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, वो भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि 5 ईयर का सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड एनालिसिस क्या है, ताकि आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो है एग्जैक्ट नॉलेज रहे कि आपको कितना टाइम जो है उसमें देना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स के पीछे भागते रहेंगे, जबकि इकोनॉमिक्स में से बहुत एक लिमिटेड पोर्शन से ही क्वेश्चन आपके आते हैं। एनवायरनमेंट की बुक्स ढूंढते रहेंगे, शंकर आईएएस पढ़ रहे हैं, दैट इज नॉट रेलेवेंट। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि पढ़ना क्या है और कितने अमाउंट में पढ़ना है, तो कोई फायदा नहीं है तैयारी करने का, राइट। तो क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, अगर एनालिसिस की, तो पॉलिटी में आप देखोगे 2021 में 14 क्वेश्चन आए थे, 2020 में 21, 14, 19, 15। तो यहाँ से आप एवरेज निकाल सकते हैं यहाँ पे कि आपके 15 क्वेश्चन की एवरेज जो है यहाँ से आपकी आ जाएगी। यहाँ पे 15 क्वेश्चन के अराउंड पॉलिटी से आते हैं आपके, ठीक है। ज्योग्राफी की अगर बात करूं, 21, 18, 18, 19, 23, यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 18 से 19 क्वेश्चन, ठीक है, आपके यहाँ से आ जाते हैं। हिस्ट्री की अगर बात करूं तो आप कंसिस्टेंटली देखेंगे सभी एग्जाम के अंदर जो है आपके मिनिमम 20 क्वेश्चन के अराउंड जो है आए हैं, एवरेज देखोगे तो अगर आप, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है सीएपीएफ एग्जाम के अंदर वो है आपका साइंस, और दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड सब्जेक्ट बाय स्टूडेंट। बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है पहली चीज तो, ठीक है। बहुत लोग इसको जानबूझ के छोड़ देते हैं, ठीक है, कि आसान है कर लेंगे। बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि मैंने तो सिविल सर्विस की तैयारी की, मैं तो बहुत आसानी से कर दूंगा इसको, ठीक है। बहुत लोगों को ये रहता है कि मैं तो साइंस बैकग्राउंड से, मैं तो इजिली कर दूंगा क्वेश्चन, बट नहीं होते सच में, ठीक है। इसका एवरेज अगर आप देखोगे तो 25 से लेके 28 क्वेश्चन का इसका एवरेज आपको दिख जाएगा, और 2019 के बाद इसका जो है जो मार्क्स क्वेश्चन है आपके वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। मैथ एंड रीजनिंग के स्टडी आपके 15, 16, 20 क्वेश्चन तक आते हैं मैक्सिमम। करंट अफेयर डिपेंड करता है, 10 से 15 क्वेश्चन आपके आते हैं।
इकोनॉमिक्स के जो है 10 क्वेश्चन के राउंड अभी आने लगे हैं, पहले तो 2017 से पहले तो बहुत कम आते थे, रेयरली कोई क्वेश्चन आता था, बट 2018 के बाद जो है इकोनॉमिक्स से 5-7 क्वेश्चन पूछने लगे। एनवायरमेंट से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएंगे आपका, एक दो जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से उनके बेस पे आपको कोई आ जाएगा, करंट अफेयर में कोई न्यूज रही है उसके बेस पे कोई आ जाएगा, तो इस तरीके के जो है एनवायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं। मिसलेनियस कोई एक दो क्वेश्चन आपका आ जाता है तो वो अलग है, ठीक है। उसके बाद कट ऑफ की अगर बात करूं, यहाँ पे मैंने पूरी 5 साल की कट ऑफ बीच में नहीं डाली है, मैं सिंपल फंडा एक चीज में समझता हूँ, ठीक है, नाम भी मैंने इसलिए स्टडी फंडा ही रखा है चैनल का भी। कट ऑफ से कोई मैटर नहीं करता है, बहुत सारे लोग ज्ञान पेलते हैं आपका, जितने भी यूट्यूब पे हैं दूसरे इंस्टीट्यूट की, फलाने ईयर की ये कट ऑफ गई, इसकी ये जाएगी उसकी जाएगी, मैं सिंपल सी एक चीज मानता हूँ, ठीक है, कट ऑफ कितने भी जाए आपको अपने सिलेक्शन से मतलब है, ठीक है। जो लोग कट ऑफ के पीछे भागते हैं वो फिर कट ऑफ के पीछे ही भाग जाते हैं, ठीक है। कभी भी कट ऑफ पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि कट ऑफ इज वेरी वेरिएबल, ठीक है। पहला नंबर ऑफ पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। 2 एग्जांपल आपको देता हूं, 2017 के अंदर आपकी 169 के अप्रोक्सीमेट कुछ पोस्ट थी, 2018 के अंदर आपकी सेम पोस्ट जो है आई थिंक 350 प्लस थी, या फिर सॉरी 400 के प्लस थी, 450 के अराउंड कुछ ऐसी थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है। अब 2017 की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 123, जो कि हाईएस्ट थी आपके आज तक की। 2018 के आप देखोगे तो हाईएस्ट कट ऑफ जो थी, सॉरी 2018 की जो कट ऑफ थी 92 थी, तो देखो कितने का डिफरेंस हुआ इसमें, ऑलमोस्ट आपका 30 मार्क्स का डिफरेंस हुआ। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कट ऑफ के ऊपर मत जाइए, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, एग्जाम के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, मुश्किल आ रहा है आसान आ रहा है, तीसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग, ठीक है, कितने लोग जो है इस एग्जाम को देने के लिए बैठे हैं, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बाकी ये कट ऑफ आगे बढ़ती ही जाएगी, रीजन बिंग नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो कम हो रही है, आपको बहुत रेयरली ऐसा देखने को मिलेगा अब आपको कि 400-500 पोस्ट आपकी आ रही है, वही 100-150-200 तक आपकी पोस्ट आएंगी। तो पेपर 1 की आज तक की मैक्सिमम जो कट ऑफ गई है वो 123 गई है, और 2021 की जो है इससे भी ज्यादा जाएगी, रीजन बिंग इस टाइम पे तो 169 थी ही पोस्ट, अब की बार सिर्फ 159 पोस्ट है, ठीक है। तो इस बार और भी ज्यादा जाने के चांसेस है। तो मैं ये कहता हूँ कि कट ऑफ को आप छोड़ दो, कट ऑफ के ऊपर डिपेंड ही नहीं रहना है आपको, आप सीधा जो है आपका 150 प्लस मार्क्स का जो है टारगेट आपको करना है बेसिकली, ठीक है, चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी हो। अगर आपको लगता है ओबीसी एससी के अंदर कम मार्क्स चाहिए कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए, तो आपको दिक्कत क्या है, 150 मार्क्स की तैयारी करो, आप टॉप रैंक में आ जाओगे, इजंट इट। अगर आप यही सोच के चलोगे कि नहीं यार पेपर 1 के अंदर मेरे 120 नंबर भी आएंगे तो मेरी कट ऑफ पार हो जाएगी, जस्ट एज्यूम कि अगर कट ऑफ हाई थोड़ी चलेगी और आप फाइनल में लिस्ट में आने से रहेगी ड्यू टू नंबर ऑफ पोस्ट कम है आपकी, तो क्या होगा। तो मेरा सिर्फ एक ही भरोसा है, 150 प्लस मार्क्स के लिए जाइए, गो फॉर 150 प्लस मार्क्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि 150 प्लस मार्क्स आएंगे कैसे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्टेप है, देखिए ये जो स्टेप है ये बहुत इग्नोर स्टेप है, कोई आपको नहीं बताएगा इतना डिटेल में, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दिस इज द बेसिक प्रोसेस जो सभी टॉपर्स भी फॉलो करते हैं, और रियलिटी में आप ये प्रोसेस करके देखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत इससे बेनिफिट मिलेगा, और बिलीव मी यही जो है जेन्युइन प्रोसेस है, ऐसे ही आपको सारी चीजें करनी है, ठीक है। स्टेप 1 के अंदर है आपका प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो सभी लोग, बहुत बच्चे क्या करते हैं, तैयारी करने बैठ जाते हैं, लक्ष्मीकांत उठा लेते हैं पॉलिटी की जस्ट बिकॉज की टॉपर्स ने बोला है, ज्योग्राफी की बुक्स उठा लेंगे ये वो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करो एक बार, ठीक है, इवेलुएट करो खुद को कि आपका स्टैंड अभी कहाँ है। देखो मैं ये मानता हूँ कि आप एक ग्रेजुएट हैं, ठीक है, और यूपीएससी हर एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे देता है कि जो नॉर्मली होते हैं वो सब कर लेते हैं, बेसिक नॉलेज के बेस पे आप कर सकते हैं। तो पिछले 3 साल के पेपर 2021 का, 2020 का और 2019 का, ठीक है, इन पेपर्स को आप सोल्व करिए, ये देखिए आपके क्वेश्चन कितने ठीक हो रहे हैं, ठीक है, और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व करिए जो आपको 100% आते हो, या फिर आप एलिमिनेशन से कर सकते हो तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं। जहां तक मैं मानता हूँ एवरेज स्कोर सबका जो है इसमें 30 to 40 मार्क्स जो है सब ले आएंगे इसमें, 20 क्वेश्चन करना 125 में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, मैथ भी आता है आपका और जीएस वगैरह के सब्जेक्ट भी है, तो 30 से 40 क्वेश्चन आप सब लोग कर लेंगे, आपकी स्कोर को बढ़ा के आपको जो है 150 प्लस का जो है करना है। तो इस जर्नी में मैं आपकी हेल्प करूंगा यहाँ पे। ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस हमने डाले हैं विद सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सोल्व कर लेंगे। उसके बाद जो है ये प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे है, आपको ये पीडीएफ जब आप देखोगे ना इसमें लिंक है, इस पे क्लिक करोगे जब आप उंगली, अब मैं डालूंगा तो खुल जाएगा वो, फिर हम वापस आना मुश्किल हो जाएगा, बट बिलीव मी ये देखो आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे, एक सेकेंड, ये जो ये ना एक लिंक है, इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे आ गया youtube.com प्लेलिस्ट, तो ये प्लेलिस्ट खुल जाएगी, इसमें मैंने सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस डाला है, जैसे हिस्ट्री में जो है कितने क्वेश्चन आपके आए, क्या उनका सोर्स था, कहाँ से क्या था, इससे आपको ये पता करने में मदद मिलेगी कि एग्जैक्टली मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ तो उसके पीछे का लॉजिक है या नहीं है। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि हिस्ट्री के लिए आपको थीम्स पढ़नी चाहिए, ठीक है, तो इसमें मैंने वो सभी क्वेश्चंस डाले हैं जो आपके थीम से आए, और ऑलमोस्ट बिलीव मी सभी क्वेश्चन आपके थीम से ही आते हैं, ठीक है।
उसके बाद साइंस का ये एनालिसिस की वीडियो है, 8-10 वीडियो से आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रॉन्ग एरियाज को फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और आपको फोकस करना है वीक एरियाज पे। अब दिक्कत क्या होती है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, ये जनरली होता है सबके साथ। मान लो एक स्टूडेंट है वो साइंस ग्रेजुएट है, दूसरा स्टूडेंट है वो आर्ट का जो है ग्रेजुएट है। अब जो साइंस वाले होंगे वो प्रोबेबिलिटी है कि वो जीएस में थोड़ा सा उनका हार्ड उनको लगेगा, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब उनको थोड़ी सी मुश्किल लगेगी। और एक जो आर्ट्स बैकग्राउंड का जो स्टूडेंट है उसको साइंस थोड़ी मुश्किल लगेगी। बट बिलीव मी, दोनों के लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि साइंस जो है वो 10वीं लेवल तक की आती है, और आपकी जो ये ज्योग्राफी वगैरह है काफी आसान होती है, थोड़ा सा अगर माइंड आप अप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये दिक्कत आती है इन बच्चों को। तो अपना जो है एरिया आपको फाइंड आउट करना है। अपना पेपर जब आप दोगे 3 साल का एनालिसिस करने के बाद आपको रफ आइडिया, मान लो कोई साइंस ग्रेजुएट है, वो 3 साल का पेपर एनालिसिस कर लेगा, उसको बाद उसको ये आइडिया हो जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है किस किस तरीके के आ रहे हैं, क्या मैं उनको सोल्व कर पा रहा हूँ। तो आपको ये भी पता चल जाएगा जिस एरिया को आप स्ट्रॉन्ग एरिया मान रहे थे वो आपका स्ट्रॉन्ग रियलिटी में भी है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ओनली बुक लिस्ट यू नीड टू स्कोर 150 मार्क्स। बिलीव मी, फॉलो दिस बुक लिस्ट, आई एम गारंटिंग यू 150 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, बिलीव मी, ठीक है। सबसे पहले है, हाँ, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है नोट मेकिंग। आप देखो बहुत सारे स्टूडेंट है, पर्सनली मैंने भी देखा है काफी लोगों को जो नोट्स मेकिंग में बहुत ज्यादा टाइम खराब कर देते हैं। बिलीव मी, अभी आपके पास 300 दिन का पूरा टाइम है, और ये टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता आपका एक दिन भी आपका खराब हो, ठीक है। और नोट मेकिंग जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा लेंथी है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, आपको पता ही नहीं है कि नोट्स बनाने कैसे हैं, ठीक है। उसके लिए मैंने जो ये चीजें अभी मैं बताऊंगा, इनको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊंगा, ये मेरा पर्सनल स्टूडेंट का एक एग्जांपल है। मैंने उनको बोला कि आप ज्योग्राफी का जो है सिलेबस खत्म आपको करना है, 6 से लेकर 12th क्लास की ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, ठीक है। मैंने उनको सिर्फ पढ़ने के लिए बोला था, बट व्हाट दे डिड इज कि 6th क्लास का पहला चैप्टर है आपका अर्थ के ऊपर है वो, ठीक है। अब उस चैप्टर से उन्होंने 2 पेज के नोट्स बनाए, ठीक है। 2 पेज के नोट्स प्रॉपर एक एक लाइन लिख रहे हैं, मतलब उनको लगता है कि सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे आप बनाने लगोगे तो 5-7-10 हजार पेजेस आपके हो जाएंगे, बट वो कभी ना तो रिवाइज आप कर पाओगे और एग्जाम में उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैंने देखा कि मैंने पूछा कि ये क्या आपने किया है, तो उन्होंने बोला कि मुझे नोट्स बनाने थे ताकि एग्जाम में हेल्प मिल सके। ये तो मैंने उनको बताया पूरी बुक्स के नोट्स आपके 6th क्लास के एनसीईआरटी के 2 पेज से ज्यादा के नहीं होने चाहिए, ठीक है। कितनी बड़ी बुक है उसके सिर्फ 2 पेज में सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, बट आपको पता होना चाहिए कि नोट्स किन चीजों के बनाने हैं, कैसे बनाने हैं और क्यों बनाने हैं, ठीक है। नोट्स बनाने के लिए मैं रिकमेंड करता हूं कि पहले आप कोई भी सब्जेक्ट उठाइए, उसे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए चीजों को ना। लिखने के उसमें चक्कर में टाइम वेस्ट मत करो। अब इन्होंने क्या किया था, 2 दिन 3 दिन अपने लगाए होंगे इसमें, प्रॉपर सजा धजा के बिल्कुल एंड कलरिंग करके रेड ब्लू ये सब करके अच्छा टाइम वेस्ट किया हुआ था। तो मैंने रिकमेंड किया कि पूरी ज्योग्राफी आपकी इस तरीके से आप चलोगे, 3 से 4 महीने में आपकी ज्योग्राफी भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि आप सजाने में लगे हो। जो आपका सोलर सिस्टम है उसको आप बना रहे हो वहां पे, ठीक है, एक एक सूरज को बना रहे हो, उसका गोला मार रहे हो, फलाना ढिमकाना, तो इतना टाइम वेस्ट करना, क्वेश्चन ही नहीं आना वहां से, ठीक है। क्वेश्चन आएगा भी तो क्या आएगा। 6th क्लास का फर्स्ट जो चैप्टर है, जिन लोगों ने पढ़ा है, जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप जज कर सको इस वीडियो की क्वालिटी को। 6th क्लास का जो पहला चैप्टर है अर्थ वाला जो है, उसके अंदर पहला टॉपिक आपका आता है एस्टेरॉयड बेल्ट का, ठीक है। क्वेश्चन आएगा एस्टेरॉयड बेल्ट इज फाउंड बिटवीन विच 2 प्लैनेट्स, और ये क्वेश्चन रिपीट होता है, बहुत बार हुआ है इसका, ठीक है। तो मार्स एंड जुपिटर के बीच में आपकी होती है एस्टेरॉयड बेल्ट। दूसरा क्वेश्चन आएगा इनर प्लैनेट कौन से होते हैं, आउटर कौन से होते हैं। तीसरा होता है आपका आपका टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लेनेट कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टेलेशन पे एक आधी बार पूछ लेता है। ये 4 टॉपिक के अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ऑलमोस्ट 5-6 पेज का चैप्टर है, अगर मैं इसको कवर करने में आऊंगा तो 4 लाइनों में इसको फिनिश कर दूंगा, ठीक है। तो नोट्स जो है वो बाद में आपको बनाने बताता हूँ कब बनाने। पहली रीडिंग में कुछ नहीं लिखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ चीजों को समझना है। अब बच्चे क्या कर देते हैं ना, चीजों को समझने की बजाय कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, नोट्स बनाने लग जाएंगे, इधर उधर धक्के खाएंगे या कुछ भी स्ट्रेटेजी फलाना ढिमकाना। जरूरत नहीं है यार, शुरुआत आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले आपको फर्स्ट रीडिंग लेनी है उस सब्जेक्ट की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व आपको फिर करनी है, ठीक है। मतलब एक बुक पे तो नहीं, पूरा सब्जेक्ट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एक बार आपको 6ठी से लेकर 12वीं तक की, जो जैसे मैं ज्योग्राफी का एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। ज्योग्राफी का मैंने एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया है, तो ज्योग्राफी का जो है आपको 6ठी से 12वीं तक का जो है कंप्लीट आपको सिलेबस आपको करना है। उसके बाद ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व आपको करने हैं सिर्फ ज्योग्राफी के। वो कहाँ से मिलेंगे, स्टडी फंडा प्रोवाइड करेगा आपको। आप लोग इतना प्यार हमसे करते हो तो इतना तो हमारे फर्ज है। हमने 2009 से लेके 2021 तक के क्वेश्चन को सेग्रीगेट करके रखा था। अब उन क्वेश्चन को फर्दर हमने 2009 से 19 तक के थे,
2009 से 21 तक के हमने उनको कर दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा आपको। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वो जाके ज्वाइन कर लो, वहां से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर वहां पे भी नहीं मिलते हैं तो आप जो है टेलीग्राम में पहली बार तो मिल ही जाएंगे, अगर वहां पे भी नहीं मिलते तो व्हाट्सएप से आप मुझसे बात कर लेना, ठीक है। पहली रीडिंग में कुछ नहीं नोट्स करना, कुछ मार्क नहीं करना। बच्चे एक और गलती क्या करते हैं, पहली बार में उनको लगता है ये भी इंपॉर्टेंट वो भी इंपॉर्टेंट, हाइलाइटर लेके बैठते हैं, पूरी बुक रंग देते हैं। नहीं, पेंसिल का यूज आप कर सकते हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पेंसिल का यूज। और एक चीज इसमें बताने वाली ये है, जब आप प्रीवियस क्वेश्चंस का एनालिसिस करोगे, ये जो मैंने आपको बताया था कि इवैल्यूएट योरसेल्फ वाला 3 साल के पेपर जब आप देखोगे तो इनमें कुछ क्वेश्चंस ना आपके कीवर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। मान लो एक क्वेश्चन आपका आया था, मान लो 2020 के अंदर फॉर एग्जांपल इग्नियस रॉक के ऊपर आया था, ठीक है। तो आपके दिमाग में आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, वो इग्नियस रॉक का आपसे हुआ नहीं हुआ डजंट मैटर, बट जब आप 6ठी से 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इग्नियस रॉक्स वाला टॉपिक कहीं ना कहीं तो आएगा ना, तो आपके माइंड में एकदम स्ट्राइक करेगा कि इग्नियस रॉक के ऊपर क्वेश्चन आ गया, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। वहां पे आप पेंसिल से लिख सकते हो कि सीएपीएफ फलाने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये मेरे ख्याल से 300 क्वेश्चन के अराउंड होंगे ज्योग्राफी के बेसिस पे। 300 क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे, बहुत सारे ऐसा लगेगा कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। वो इसलिए होता है क्योंकि पहली रीडिंग में आपको सब कुछ चीजें याद नहीं होंगी, ठीक है। तो फिर आपको लेनी है दूसरी रीडिंग। दूसरी रीडिंग स्टार्ट करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगेन सॉल्व करने हैं। इस बार जो है आपको सीएपीएफ सीडीएस और एनडीए क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। वो आप ईयर वाइज 5-4 साल के भी अगर उठा लोगे तो आपका काम चल जाएगा। अगेन उसमें देखना है कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो 2 रीडिंग के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप जैसे पढ़ते हैं बट स्टिल आप भूल जाते हैं उनको। वो टॉपिक हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बट आपको याद नहीं हो रहे। मान लो कोई हो सकता है फैक्चुअल नॉलेज, आप क्वेश्चन कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको याद नहीं होता, उनके नोट्स बनाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 6ठी क्लास से लग गए तो पूरी 6ठी ही रंग दी आपने नोट्स के अंदर, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। तो तीसरी रीडिंग के बाद आपको जो है नोट्स बनाने हैं। अब बात करते हैं बुक लिस्ट के बारे में। ये बुक लिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत एंड तक देखना है बिल्कुल, और कोई स्किप नहीं करना। अब देखो 2 एडिशन आपके आगे हैं, ये आपका 6th एडिशन का रिवाइज एडिशन है, ठीक है, और एक ये 6th एडिशन ओरिजिनल। तो मैं रिकमेंड करूंगा जिन लोगों ने अभी तक नहीं परचेज कर लिया पॉलिटी लक्ष्मीकांत, गो फॉर दिस बुक, क्योंकि ये लेटेस्ट है, कुछ ना कुछ एड इसमें थोड़ा बहुत होके मिलेगा। रिवाइज किया है, चैप्टर को ऊपर नीचे कर दिया, कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन स्ट्रिक्टली जिन लोगों ने इस बुक को फॉलो किया है, थोड़ा बहुत इसमें पढ़ा है, नोट डाउन इसमें कुछ किया है, डोंट गो फॉर दिस बुक इज नॉट रेलेवेंट फॉर यू, ठीक है। कोई मेजर अपडेट नहीं है, तो जिन लोगों के पास ये वाली बुक है, 700-800 रुपए खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी बुक को आप पढ़ेंगे और यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है। पॉलिटी को जो है 20 से 25 दिन में आप पढ़ सकते हैं, खुद से पढ़ेंगे तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिन लोगों को समझ में नहीं आती चीजें, ये मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है यहाँ पे, पूरी यूट्यूब की वीडियोस है यहाँ पे। अमित वृद्धि किलोर सर की स्टडी आईक्यू का प्लेलिस्ट है ये, यहाँ से जाके आप जो है चेकआउट कर सकते हैं वीडियोस को। बट थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, ज्यादा टाइम वेस्ट आपका ना हो, क्योंकि लंबी वीडियोस हैं, 100 घंटे का टाइम इसमें जो है दिया गया, ठीक है। इस बुक को आपको पेज टू पेज पढ़ना है, कोई चैप्टर नहीं छोड़ना है। मैं पहले बोलता था कि फलाने चैप्टर छोड़ दो, कुछ नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन कहीं से भी आपका आ सकता है, बात खत्म, ठीक है। 25 दिन के अंदर अंदर ये बुक आपकी खत्म हो जानी चाहिए और सभी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला स्टेप आपका आता है solve previous year questions on polity, free pdf by study funda, available in study funda telegram group। 300 प्लस क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ना, 2009 से 2021 तक के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो सिर्फ पॉलिटी के होंगे। ये पूरी बुक पढ़ो, ये 300 क्वेश्चन सोल्व करो, कौन से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं कौन से नहीं हो रहे उनका एनालिसिस करना है, इस तरीके से आप चलोगे, ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूँ, पहली रीडिंग में आप कोई नोट्स नहीं बनाएंगे यहाँ पे, और दूसरी रीडिंग में भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि इतनी मोटी बुक अब इसके नोट्स आप बनाने लगे, खुद ही नोट्स है पहले, सिर्फ फैक्चुअल चीजों के नोट्स, और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2-3 बार पढ़ने के बाद भी आपको याद नहीं हो रही है, जहां से क्वेश्चन गलत आप कर रहे हो वहां के नोट्स आपको बनाने, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करके टॉपिक्स आप लिखोगे कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट की आपकी जो जुडिशियल पावर है, मान लो वो आपको याद नहीं होती है, वीटो पावर याद नहीं होती, उनके नोट्स बना लो छोटे छोटे। नेक्स्ट आपका आता है ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा दिमाग में खराब इसलिए होता है, मैं हाथ जोड़ जोड़ के सभी को बोल बोल के थक गया हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता। एक भी का मतलब ये नहीं है कि 20 क्वेश्चन आ रहे तो 20 के 20 एनसीईआरटी से आ रहे, ऐसा नहीं है। 90% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं। बट कमेंट में क्या पढ़ता हूँ, सर महेश बरनवाल सर की बुक पढ़ लूं, सर फलानी बुक पढ़ लूं, सर मार्केट में ये बुक आई है, सर इसका सार पढ़ लूं। आप हर एक वो चीज पढ़ लोगे जो मैंने आपको बताया, वो उसकी आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने कोई ऊपर से जितने भी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसी को यहाँ पे वो नहीं कर रहा हूँ, सबने अच्छी मेहनत करी है, बुक लिखी है, नो डाउट, बट
एनसीईआरटी से ऊपर कोई नहीं है, सबने डाटा एनसीईआरटी का ही कोट किया हुआ है, तो क्यों इतने पैसे आपको लगाने हैं? सिंपल सी बुक आती है। बिलीव मी, उन बुक्स की मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, ठीक है, इन बुक की मैं गारंटी दे सकता हूँ, एनसीईआरटी से बाहर आपके क्वेश्चन आए मेरी गर्दन आके आप पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है 1% की, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़नी है और रेफरेंस बुक पढ़नी है। अब आप ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, फ्रेशर्स होंगे बिल्कुल, और दूसरे रिपीटर्स होंगे, ठीक है, जिन्होंने एग्जाम 1-2 बार दिया है, नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। तो फ्रेशर्स जो है 6ठी से 12वीं की एनसीईआरटी आप पढ़ोगे, सारी की सारी बुक मैंने यहाँ पे डाल दी है, ये आप देख लेना, ठीक है। 6 से 12 की आपकी जितनी भी एनसीईआरटी उनको पढ़ोगे। अगेन नोट्स आपको नहीं बनाने, पहली रीडिंग में, दूसरी में भी नहीं बनाने, तीसरी में बनाने, ठीक है। रिपीटर्स जो है 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। बिलीव मी, none of the question came outside from these 4 books, right? Still you have the time, go for GC Leong, I won't deny, ठीक है। बट जीसी लियोंग पढ़ने से पहले आपको ये 4 बुक पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको लगता है आप बहुत ज्ञान के चक्षु आपके खुल गए हैं, बिलीव मी नहीं खुले हैं, ठीक है। पेपर जब आप देखोगे ना फ्लावर हो जाएगी। इससे अच्छा है आप 11वीं 12वीं की बुक पढ़ो, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ो, ठीक है। उसके बाद जीसी लियोंग पे जाओ। फ्री प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे डाली है, ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको देखने हैं वीडियो लेक्चर्स। अगेन फिर सेम प्रोसेस आपको करना है इसमें, ठीक है। पॉलिटी की जैसे आपने क्वेश्चन सोल्व करे थे, ऐसे ही सारी ज्योग्राफी की जब आपकी बुक्स वगैरह कंप्लीट हो जाए सब, 300 प्लस क्वेश्चन का पीडीएफ है सीएपीएफ का 2009 से लेके 2021 तक का, ठीक है, वो आपको पढ़ना है, वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका हिस्ट्री का। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेबल सब्जेक्ट, जिसके ऊपर कोई कंक्रीट गाइडेंस आपको नहीं मिलेगी। सब बोलेंगे ये पढ़ लो, वो भी पढ़ लो। बिलीव मी, इतना पढ़ोगे ना आप पागल हो जाओगे, इतना बड़ा सिलेबस है, इतने में तो आपका पॉलिटी और ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से भी 18-20 के आसपास आपके क्वेश्चन हर बार आते हैं, ठीक है। जो मैं सोर्स रिकमेंड कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ये है, और बिलीव मी आपका हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा यहाँ पे। तो मैंने जो सोर्स रिकमेंड किए हैं वो है थीम की एनसीईआरटी प्लस तमिलनाडु एनसीईआरटी और लूशन, ठीक है। ये 3 बुक्स आपको पढ़नी है। बट अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ओपिनियन अलग होगा, लोग स्पेक्ट्रम के लिए भी जाते हैं, बट मेरे हिसाब से स्पेक्ट्रम का जहां तक मैंने एनालिसिस देखा है, सीएपीएफ एग्जाम के अंदर स्पेसिफिकली 80% क्वेश्चन आपके जो है स्पेक्ट्रम से जो आते हैं वो आपके लूशन से सोल्व हो जाएंगे। बिलीव मी ऐसा है, और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ भी बोल दिया, ठीक है। प्रीवियस ईयर का एनालिसिस मैंने प्रॉपर किया है, बहुत सारे मैंने टाइम इसमें दिया है, ऑलमोस्ट 3-4 साल से हूँ इस फील्ड में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 5 साल हो गए वैसे तो, बट स्टिल, ठीक है। तो थीम्स 12th क्लास के एनसीईआरटी है। एक होता है ना कि लोग बोलते हैं कि लाइन बाय लाइन पढ़ना है, मैं कह रहा हूँ अल्फाबेट बाय अल्फाबेट पढ़ना है, ठीक है। बहुत जल्दी अगर आप बोलोगे, फ्री वीडियोस में ला के दिखाऊंगा आपका, बाकी एनालिसिस वाला जो मैंने डाला था ना यहाँ पे, ये वाला जो है, इसमें आप देख लेना हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है कहाँ से आपके आए हैं, एक को एक वर्ड वहीं से आपको उठाया हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अल्फा बाय अल्फाबेट, ठीक है ना। उसके बाद आपको जब आपकी 3 थीम्स की बुक कवर हो जाए, देन आपकी 2 बुक्स आती है, ये एनसीईआरटी है आपकी, ये वन टाइम रीडिंग है। रीजन बिंग 3 साल के आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए, प्लस में 300 क्वेश्चन आपके जो हिस्ट्री के वो आप देख लेना एक बार। उसके बाद इन बुक्स को पढ़ोगे ना, आपका एक बेस नोट देखो, लूसेंट आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट मैं ये बुक तमिलनाडु वाले पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लूशन की बुक आप जब पढ़ोगे ना, उसमें सारे फैक्ट दिए हुए हैं, तो आपके दिमाग में ना एक टाइमलाइन नहीं बनेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है ना, मान लो आपको घर से आपके स्कूल तक जाना है, एक तो मैं आपको बोल दूं कि आपको अपने घर से स्कूल तक जाना है, तो आपको ये तो पता चल गया कि मुझे स्कूल तक जाना है, मतलब हिस्ट्री तो आपको कंप्लीट करनी है। एक मैं आपको बोल दूं कि आपको पहले घर से निकलना है, फलाने चौक से आपको राइट टर्न लेना है, उसके बाद 200-400 मीटर जाके आपको फिर फलानी जगह मिलेगी, चौक आएगा, वहां से लेफ्ट लेना है, इससे एक पूरा मैं बता रहा हूँ, प्रॉपर आपको वे बता रहा हूँ। तो लूसेंट के अंदर ये तो आपको पता चल जाएगा कि घर से स्कूल पे जाना है, चीजें आपको रटनी पड़ेंगी, समझ में आए ना आए वो गारंटी कोई नहीं है। बट इन 2 बुक्स को पढ़ने के बाद एक टाइमलाइन आपके दिमाग में क्रिएट होगी कि एंशिएंट हिस्ट्री में क्या हुआ था, मेडाइवल में क्या हुआ था, मॉडर्न में क्या हुआ था। उसके बाद लूसेंट आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक यू कैन एवर फाइंड फॉर द सीएपीएफ एग्जाम। बहुत अच्छी बुक है, और हर सब्जेक्ट के लिए अच्छी है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ हिस्ट्री के लिए अच्छी है, साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आपके, ठीक है। पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक्स आप पढ़ रहे हो, उसके अलावा रिवीजन अगर आपको करनी है, तो डेफिनेटली वो सब्जेक्ट रहेंगे आपके लूशन प्रिपेयर जा सकते हैं। अगेन थीम्स के मैंने लेक्चर यहाँ पे डाल दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके देख सकते हो। तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी पढ़नी है, और उसके साथ में लूशन आपको पढ़नी है। अगर टाइम है तो एनसीईआरटी भी पढ़ लो तमिलनाडु के, लूशन भी पढ़ लो। अगर टाइम नहीं है तो लूशन ही पढ़ लो एटलीस्ट, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग आप में से तैयारी वारी तो अभी शुरू करेंगे नहीं, कोई उठेगा जागेगा जनवरी फरवरी में, कोई कभी, तो ठीक है, उस हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। साइंस की अगर बात मैं यहाँ पे करूँ तो 6ठी से 10वीं की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है।
छठी 7वीं 8वीं आप एक बार पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मल्टीपल टाइम आपको 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी पढ़नी है। उसके अलावा आपको लूसेंट की जो है, लूसेंट वाली जो बुक मैंने आपको बताई थी, ये वाली बुक है, ये कंप्लीट जीके की बुक है, इसमें सारे सब्जेक्ट आपके आते हैं, ये वाली पढ़नी है आपको साइंस, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 11th और 12th क्लास के, उनके लिए इस बार मैं कुछ डेफिनेटली करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे फाइंड आउट किए हैं। जैसे मैंने अभी, आपको याद होगा, हफ्ता 10 दिन पहले क्वेश्चन डाला था मैंने, मैच द फॉलोइंग वाला, मेलाटोनिन वाला था, एस्ट्रोजन वाला था, वो सब क्वेश्चन जो है ना तो लूसेंट के अंदर है ना आपके एनसीईआरटी 10वीं क्लास तक में, वो 11th क्लास की बायोलॉजी की बुक में। तो उस तरीके के लिए मैं कुछ डेफिनेटली करूंगा आप सब लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन बैंक के अंदर 400 से ज्यादा क्वेश्चन आपके हैं, ये एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो नहीं होते उनको अंडरलाइन करेंगे और फिर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। नोट्स आपको इसमें बनाने की जरूरत नहीं है। और एक चीज, अगर आपको नोट्स चाहिए तो हम नोट्स बना रहे हैं आप लोगों के लिए, नवंबर के अंदर आपके नोट्स जो है स्टडी फंडा के वो आ जाएंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट मैंने डाल दी है 9वीं और 10वीं क्लास की, काफी अच्छी है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स की अगर बात करूं तो इंपॉर्टेंट है, ये दो बुक्स आपके आती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन दोनों बुक से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन। बाकी मैं भी कोशिश कर रहा हूँ स्टडी फंडा के ऊपर आपकी फ्री प्लेलिस्ट क्रिएट करने की इकोनॉमिक्स के लिए, मैंने बोला है, और डेफिनेटली वो हम करेंगे, बट उसमें थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, तो उसके लिए आपको जो है वेट करना पड़ेगा, ठीक है। 12th क्लास की एनसीईआरटी आप पढ़ लेना दोनों की दोनों। देन आपका आता है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के लिए ऐसा वैसे तो कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, बट स्टिल आपको 4 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। 12th क्लास की बायोलॉजी की बुक है, इकोलॉजी नाम है यूनिट का, उस यूनिट के अंदर 4 चैप्टर है, बायोडाइवर्सिटी वगैरह सब कुछ है, तो वहां से आपके क्वेश्चन कई बार आए हैं, तो वो आप पढ़ लेंगे, ठीक है। मैथ एंड रीजनिंग की अगर बताऊं तो सीएपीएफ के 5 साल के पेपर आपको पढ़ने हैं। उसके बाद जो है आप आरएस अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक उठाओ, इन 5 सालों से जितने भी क्वेश्चन आपके जिन जिन टॉपिक से आए हैं वो टॉपिक आप कवर करोगे तो आपका मैथ एंड रीजनिंग कवर हो जाएगा। और मैथ एंड रीजनिंग बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आता है, 50% क्वेश्चन आप इजिली कर सकते हो विदाउट इवन प्रैक्टिस। करंट अफेयर की बात आती है तो करंट अफेयर में आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है और मंथली मैगजीन पढ़नी है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर क्या हम मंथली मैगजीन सिर्फ फॉलो कर सकते हैं, अगेन वही बात आती है, पीड़ा से बड़ा कोई, वही, मतलब दोबारा मैं भूल गया हूँ, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, पीड़ा से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता है, ठीक है। हंसी आ रही है मुझे इसलिए क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों, देखो क्या होता है ना, एक चीज सिंपल से हम समझते हैं यहाँ पे, पढ़ते हुए ना मेहनत लगती है, बैठना पड़ता है एक जगह, पेशेंस रखना पड़ता है, मोबाइल छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, जो कि हमसे नहीं होता है। आप ऐसा कर सकते हो क्या, एक दिन अपना मोबाइल छोड़ दे, नहीं छोड़ पाओगे यार, कोई, मैं भी नहीं छोड़ पाता, आप भी नहीं छोड़ पाओगे। लेकिन जो लोग त्याग करते हैं सफलता उनके कदम जरूर चूमती है। अगेन मैं वही कहूंगा, पीड़ा से बड़ा शिक्षक नहीं होता है। मैं चाहता हूँ कि आप पीड़क ना बने, आपका पहली बार में ही हो जाए, टाइम वेस्ट आपका ना हो अगले साल दोबारा, इसलिए मैंने जो है इतनी मेहनत करके सब डेटा डाला है। तो इसकी थोड़ी रिस्पेक्ट करो, और जो जो चीजें बोली है वो एटलीस्ट उनको फॉलो करके देखो, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग बोलोगे, रिक्वेस्ट करोगे, तो न्यूज़पेपर के ऊपर हम एक प्लेलिस्ट बना सकते हैं कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट है। और न्यूज़पेपर जो है आपका पेपर 1 में तो हेल्प करेगा करेगा, प्लस पेपर 2 जो है न्यूज़पेपर बिना कभी नहीं आप कर सकते, प्लस में जो है इंटरव्यू के लिए भी आपको जो है न्यूज़पेपर बहुत हेल्प करेगा। मंथली मैगजीन में आप जो कोई भी चूज कर सकते हैं, मैं रिकमेंड करूंगा विजन आईएएस को, ठीक है। उसके बाद नोट्स कोई बनाने नहीं है आपको करंट अफेयर के स्पेशली या न्यूज़पेपर के, सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 की प्रैक्टिस के लिए आपको नोट्स बनाने हैं, पेपर 1 के लिए कोई करंट अफेयर के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। स्टडी फंडा ने जो है डेडिकेटेडली मंथली मैगजीन जो है लॉन्च की है, हर महीने वो आपको विद इन फर्स्ट 7 डेज ऑफ वीक में मिल जाया करेगी, वो आप साथ के साथ करते रहना। पेपर 1 में आपको कोई डाउट नहीं आएगा, और पेपर 2 के लिए डाटा भी आपको उसमें मिल जाएगा, बट न्यूज़पेपर का कोई सब्स्टिट्यूट। अगर आप चाहते हो एक डेडिकेटेडली गाइडेंस के अंदर प्रिपरेशन करना, तो आप हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो, 14 तारीख को शुरू हो जाएगा, 14 अक्टूबर को। इस बैच के अंदर आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हम करवाएंगे, पेपर 1 पेपर 2 विद ऑल द थिंग्स, सारा स्टडी मटेरियल, सारा वीडियो लेक्चर्स, सारी गाइडेंस, जूम के सेशंस, करंट अफेयर, हर एक चीज के अंदर इंक्लूडेड रहेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप इस बैच को जो है जरूर ज्वाइन करिए, 14 अक्टूबर को आ जाएगा। और सिर्फ 10 महीने का टाइम आप हमें दीजिए, मैं गारंटी आपको देता हूँ कि आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा, बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, मेहनत मैं बिल्कुल दबा के करवाऊंगा आपसे, ठीक है। आप मेहनत करेंगे तो आपकी तरफ से मेहनत होगी, हमारी तरफ से डेडिकेशन होगी, ठीक है, ताकि आपका अच्छे से सिलेक्शन हो सके, आपका सिलेबस टाइम पे कवर हो सके। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है ना, जब आप पढ़ने बैठते खुद खुद से पढ़ने बैठते तो एक
अप्रोच नहीं रहती है, ठीक है। आप बहुत बार पढ़ते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, टारगेट बेस्ड अप्रोच नहीं रख पाते हैं आप। अगर आप रख सकते हैं, खुद से कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, उसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। बट स्टिल अगर आपको चाहिए कि कोई पीछे से आपको पुश करे, एक अच्छा आपको जो है एनवायरनमेंट मिले कि भाई कितने टाइम में क्या क्या सिलेबस कवर करना है, क्या क्या नहीं करना है, और एक एक्सपीरियंस से आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, देखिए आप खुद से करेंगे तो कोई डाउट नहीं है, उसमें हो जाएगा। बट हमने उन चीजों के ऊपर 4-5 साल का टाइम दिया है, तो डेफिनेटली हमारी गाइडेंस में कुछ ना कुछ आपको फर्क देखने को जरूर मिलेगा। और ऑलरेडी मेरे अंडर जो है 100 से ज्यादा बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 2022 के लिए, एंड आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट बहुत सारे बच्चों का रिटन एग्जाम जो है क्वालिफाई भी होगा, ठीक है। सो अगर आपको ज्वाइन करना है 14 अक्टूबर को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब जैसे मैंने लेक्चर्स के डाले यहाँ पे लिंक डाले, वो तो बहुत अच्छे हैं नो डाउट, बट ये जो लेक्चर्स है ना स्पेसिफिकली सीएपीएफ के लिए नहीं बने, आप इस चीज को नोट डाउन करना। ये स्पेसिफिकली सीएपीएफ के लिए नहीं बने हैं। इनके अंदर जो है रैंडमली उन्होंने पढ़ाया है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन क्या आ रहे हैं। तो वहां मुझे थोड़ा सा डिसएडवांटेज लगता है। और एक चीज है, जैसे मान लो क्वालिटी आपके 100 आवर्स के लेक्चर है, पहले आप 100 आवर्स जो है इनको देखने में आपके कम से कम 150 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। तो 150 घंटे यानी डेली के अगर 3-4 दिन भी आप पढ़ोगे तो 30 दिन से ज्यादा टाइम तो आपका यही लग जाएगा, ठीक है, लेक्चर देखने में। फिर आप पढ़ोगे कब? तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये रेलेवेंट नहीं होती, इसलिए कोचिंग का रोल आता है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ना कि कोचिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अगर आप खुद से पढ़ सकते हो तो कोई जरूरत नहीं है कोचिंग की, मैं खुद बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ यार थोड़ी सी हेल्प चाहिए, एक्सटर्नल प्रेशर है, काफी बच्चों के साथ क्या होता है ना, मान लो फॉर एग्जांपल आप लोग जैसे मान लो पढ़ाई करते हो, ठीक है। अब बहुत बच्चे तो ऐसे होते हैं जो सिंसियर होते हैं, पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको पुश चाहिए होता है, कि कोई बंदा हो पीछे से बोले कि हाँ भाई आपको 20 दिन में इतना सिलेबस करना है, और फिर आप उसको कर लेते हो इजिली। तो उसके लिए कोचिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सीएपीएफ ऐसी 10 मंथ का फाउंडेशन बैच मेरा आ रहा है, स्टार्टिंग हो रहा है आपका 14 तारीख से, ठीक है, 14 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। जिन लोगों को इसमें एडमिशन लेना आप ले सकते हो। इसमें एडमिशन लेने के बाद आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि सिर्फ आप मेहनत करें, ठीक है। स्ट्रेटेजी वेट्रेजी ये सब कुछ हम देंगे आपको, सारी चीजें, कंटेंट वंटेंट सब कुछ ए टू जेड चीजें, सिर्फ आपको पढ़ना है। अगर आप पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, गाइडेंस फॉलो कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है, आप आओ। और मैं मेक श्योर करूंगा कि आपका सिलेक्शन हो सीपीएफ के अंदर, ठीक है। पार्ट 2 जो है वो बहुत जल्दी आ रहा है, आज शाम को ही मैं लॉन्च कर दूंगा पार्ट 2 भी। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार प्लीज, ठीक है। और एक चीज का और ध्यान रखना है आपको, पार्ट 2 के लिए जो है आपके सजेशन मुझे चाहिए, वो भी आप दे सकते हो। इस वीडियो में कोई चीज आपको समझ में नहीं आई हो तो वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9050555858। और जो मैंने आपको पीडीएफ जो आपको बताई थी, ठीक है, जो वो पर सब्जेक्ट जो 300 प्लस वाले क्वेश्चन की जो पीडीएफ थी ना वो, और ये पीडीएफ भी जो है आपके फ्री टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, ठीक है, आपको जो है मिल जाएगी। वहां से जाके आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, बहुत मेहनत से बनाई है, कल सारी रात जगा हूँ इस पीडीएफ को बनाने के लिए मैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे भारत।